पुरातत्वविद जमीन के नीचे दबी हुई परतों को खोदते हैं, लेकिन हर खोज सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होती। कुछ अवशेष ऐसे होते हैं जो इतिहास की तय समझ को ही हिला देते हैं। आज हम ऐसी ही खोजों की बात करेंगे जिन्हें देखने के बाद भी विज्ञान अब तक पूरी तरह समझा नहीं पाया। नंबर 15, वैली ऑफ द व्हेल्स। मिस्र के वेस्टर्न डेजर्ट में समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो पहली नजर में किसी आम रेगिस्तान जैसी ही लगती है। चारों तरफ रेत, सूखा और सन्नाटा, लेकिन इसी बंजर जमीन के नीचे छुपा है एक ऐसा सच जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। इस जगह को आज वैली ऑफ द व्हेल्स कहा जाता है, और यहां जो मिला वह किसी भी सामान्य खोज से कहीं ज्यादा असंभव लगता है। यहां रेगिस्तान के बीचों बीच विशाल समुद्री जीवों के कंकाल मिले हैं, ऐसे जीव जो आज सिर्फ गहरे महासागरों में पाए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक प्राचीन व्हेल प्रजाति का पूरा कंकाल, जिसका वजन लगभग 50 टन आंका गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस व्हेल के पिछले पैरों के अवशेष मौजूद थे। हाँ, एक ऐसी व्हेल जिसके पास पैर थे। यह खोज सीधे उस कहानी को सामने लाती है जो किताबों में सिर्फ सिद्धांत मानी जाती थी, कि कभी समुद्री जीव जमीन पर चलने वाले प्राणी थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक या दो नहीं बल्कि हजारों समुद्री जीवों के अवशेष सामने आने लगे। शार्क, मगरमच्छ, कछुए, रे और करोड़ों साल पुराने दांत, सब कुछ एक ही जगह, एक ही परत में सुरक्षित पड़ा था। सवाल यह नहीं था कि यहाँ समुद्री जीव क्यों मिले, बल्कि यह था कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी अच्छी हालत में और बिल्कुल रेगिस्तान के बीच कैसे बचे रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इलाका लाखों साल पहले एक उथला समुद्र था जो धीरे धीरे सूख गया और जमीन में बदल गया। लेकिन यह जवाब हर सवाल को खत्म नहीं करता। अगर समुद्र सूखा था तो इतने विशाल जीव एक साथ कैसे मरे? क्या यह किसी अचानक हुई तबाही का नतीजा था? किसी प्रलय, किसी प्राकृतिक आपदा या कुछ ऐसा जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? वैली ऑफ द व्हेल्स सिर्फ जीवाश्मों का संग्रह नहीं है, यह पृथ्वी के अतीत की एक जमी हुई तस्वीर है। एक ऐसा अध्याय जो यह दिखाता है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं थी जैसी आज है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे रेत के नीचे दबा समय खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, लेकिन पूरी सच्चाई आज भी अधूरी है। यही वजह है कि वैली ऑफ द व्हेल्स आज भी वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों दोनों के लिए एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है। नंबर 14, गोबेकली तेपे। तुर्की की एक शांत पहाड़ी पर मौजूद गोबेकली तेपे आज इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन चुका है। बाहर से देखने पर यह जगह साधारण सी लगती है, लेकिन इसके नीचे दबी हुई संरचनाएं उस समय की हैं जब इंसान के बारे में हमारी पूरी समझ ही अलग हो जाती है। यह स्थल लगभग 11,000 साल पुराना माना जाता है, यानी उस दौर का जब इंसान के खेती करने, स्थायी रूप से बसने या जटिल समाज बनाने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं माने जाते थे। गोबेकली तेपे में विशाल टी-आकार के पत्थर के स्तंभ पाए गए हैं जिनका वजन कई टन है और ऊंचाई किसी आधुनिक इमारत के खंभों जैसी लगती है। इन पत्थरों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है, जानवरों की आकृतियां, सांप, लोमड़ी, पक्षी और ऐसे प्रतीक जिनका अर्थ आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सबसे अजीब बात यह है कि यह सब कुछ उस समय बनाया गया जब इंसान के पास न धातु के औजार थे, न पहिया और न ही किसी विकसित तकनीक का ज्ञान माना जाता है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पहले खेती आई, फिर गांव बसे और उसके बाद मंदिर बने। लेकिन गोबेकली तेपे इस पूरे क्रम को उलट देता है। यहां ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक विशाल धार्मिक या अनुष्ठानिक केंद्र बनाया गया और उसके आसपास इंसान धीरे धीरे संगठित हुआ। इसका मतलब यह हो सकता है कि धर्म और अनुष्ठान ने सभ्यता को जन्म दिया, न कि सभ्यता ने धर्म को। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्थल को किसी आपदा ने नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया। सवाल उठता है कि जिसने इतनी मेहनत से इसे बनाया, उसने ही इसे दफना क्यों दिया?
क्या यह किसी खतरे से बचाने की कोशिश थी या किसी ऐसे ज्ञान को छिपाने का प्रयास जिसे आगे की पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाना था? गोबेकली तेपे आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद प्राचीन इंसान उतना सरल नहीं था जितना हम उसे मानते आए हैं। यह जगह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की उस परत की झलक है जिसे हमने अभी पूरी तरह समझा ही नहीं। यही वजह है कि गोबेकली तेपे आज भी एक खुला हुआ सवाल बना हुआ है। नंबर 13, कॉपर स्क्रॉल। 1952 में जब डेड सी के पास की गुफाओं में खुदाई चल रही थी, तब जो खोज सामने आई वह बाकी सभी स्क्रॉल से बिल्कुल अलग थी। जहां अन्य स्क्रॉल्स नाजुक चर्मपत्र या पपीरस पर लिखे गए थे, वहीं यह स्क्रॉल तांबे की पतली चादरों पर उकेरा गया था। इसे ही आज कॉपर स्क्रॉल कहा जाता है और यही बात इसे शुरू से ही रहस्यमय बना देती है। सवाल यह था कि कोई व्यक्ति पवित्र या ऐतिहासिक ग्रंथ को कागज पर लिखने के बजाय भारी धातु पर क्यों उकेरेगा? कॉपर स्क्रॉल को पढ़ना भी आसान नहीं था। समय के साथ तांबा जंग खा चुका था और इसे खोलने की कोशिश में स्क्रॉल टूट सकता था। अंततः वैज्ञानिकों को इसे काटकर अलग अलग हिस्सों में पढ़ना पड़ा। लेकिन जब इसका पाठ सामने आया तो रहस्य और गहरा हो गया। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, न ही कोई कथा या नियमों की सूची। इसमें 60 से ज्यादा जगहों का जिक्र था जहां भारी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं दबी होने का दावा किया गया था। यहां सबसे अजीब बात यह थी कि स्क्रॉल में लिखी भाषा बाकी डेड सी स्क्रॉल से अलग थी। शब्दों की शैली और भाषा का ढांचा ज्यादा व्यावहारिक और रोजमर्रा की हिब्रू से मिलता जुलता था, जैसे कोई निर्देश या नक्शा लिखा जा रहा हो। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि यह स्क्रॉल किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे समूह के लिए था जो पहले से ही इन जगहों को समझता हो। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने इन जगहों को ढूंढने की कोशिश की। आज तक कॉपर स्क्रॉल में बताए गए किसी भी खजाने की पुष्टि नहीं हो पाई है। न सोना मिला, न चांदी, न ही कोई ठोस सबूत। इससे कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्क्रॉल असली खजाने की जानकारी नहीं, बल्कि एक झूठा दस्तावेज हो सकता है जिसे जानबूझकर लुटेरों को भटकाने के लिए बनाया गया हो। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि खजाना सच में मौजूद था, लेकिन या तो उसे पहले ही निकाल लिया गया या फिर उसकी जगहें आज के भूगोल में बदल चुकी हैं। कॉपर स्क्रॉल आज भी यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा अनखोजा खजाना है या फिर मानव द्वारा रचा गया सबसे चालाक भ्रम। यही अनिश्चितता इसे आज भी एक जीवित रहस्य बनाती है। नंबर 12, किंग टुट्स डेथ। प्राचीन मिस्र के इतिहास में किंग टुटनखामुन का नाम सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, लेकिन उसकी मौत आज भी सबसे ज्यादा उलझी हुई पहेलियों में से एक है। वह कोई बूढ़ा या बीमार शासक नहीं था, बल्कि मात्र 19 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा फराउ जिसके पास बेहतरीन भोजन, सुरक्षा और उस समय के सबसे कुशल वैद्य उपलब्ध थे, उसका इतनी कम उम्र में मर जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई होगी, लेकिन 20वीं सदी में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस धारणा को हिला दिया। एक्सरे और बाद में सीटी स्कैन में उसके शरीर पर गंभीर चोटों के संकेत मिले। उसकी टांग की हड्डी टूटी हुई थी और खोपड़ी में भी असामान्य दरारें पाई गईं। यह चोटें उसकी मौत से ठीक पहले की मानी जाती हैं। सवाल यह उठा कि ये चोटें किसी दुर्घटना का नतीजा थीं या फिर किसी साजिश का। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि किंग टूट किसी रथ दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। उस समय रथ युद्ध और शिकार दोनों में इस्तेमाल होते थे और एक तेज रफ्तार गिरावट जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे हत्या से जोड़कर देखते हैं। मिस्र का सिंहासन उस द्वार में राजनीतिक अस्थिरता से भरा हुआ था और किंग टुट की मौत के बाद सत्ता तुरंत नए हाथों में चली गई। क्या किसी ने सत्ता पाने के लिए उसे रास्ते से हटाया? डीएनए जांच ने रहस्य को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार किंग टुट के शरीर में कई आनुवंशिक समस्याओं के संकेत मिले,
जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता था। साथ ही उसके शरीर में मलेरिया के निशान भी पाए गए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चोट, बीमारी और कमजोर शरीर का मेल उसकी मौत का कारण बना, लेकिन यह भी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। आज भी किंग टुट की मम्मी मिस्र के इतिहास का सबसे ज्यादा जांचा गया अवशेष है, फिर भी उसकी मौत का अंतिम कारण तय नहीं हो पाया। यही वजह है कि किंग टुट्स डेथ सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आज भी एक खुली हुई गुत्थी बनी हुई है। नंबर 11, आर्क ऑफ कोवेनेंट। आर्क ऑफ द कोवेनेंट इतिहास की उन वस्तुओं में से एक है जिनका जिक्र जितना ज्यादा होता है उतनी ही गहराई में उसका रहस्य बढ़ता जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह सोने से मढ़ा हुआ एक लकड़ी का संदूक था, जिसके भीतर पत्थर की वे तख्तियां रखी थीं जिन पर 10 आज्ञाएं खुदी हुई थीं। कहा जाता है कि यह संदूक सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि इसमें ऐसी शक्ति निहित थी जो युद्धों का रुख बदल सकती थी और पूरे राष्ट्रों के भाग्य को प्रभावित कर सकती थी। लंबे समय तक यह संदूक यरूशलेम के पहले मंदिर में सुरक्षित रखा गया, लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को नष्ट कर दिया, उसी के साथ आर्क ऑफ द कोवेनेंट इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। इसके बाद से कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि यह संदूक कहां गया। क्या इसे हमले से पहले छुपा दिया गया था या यह उसी विनाश में नष्ट हो गया? कुछ मान्यताओं के अनुसार आर्क को चोरी छुपे शहर से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। एक लोकप्रिय धारणा यह भी है कि इसे अफ्रीका के इथियोपिया देश में किसी प्राचीन चर्च या मठ में छुपा कर रखा गया है। वहां के कुछ धार्मिक समूह आज भी दावा करते हैं कि उनके पास असली आर्क मौजूद है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को उसे देखने की अनुमति नहीं दी जाती। इससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक और दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब एक प्राचीन हिब्रू ग्रंथ का अनुवाद किया गया। उसमें लिखा था कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट किसी इंसान द्वारा नहीं खोजी जाएगी, बल्कि वह स्वयं एक निश्चित समय पर प्रकट होगी। उस समय को एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन से जोड़ा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह संदूक सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि किसी भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकता है। आज भी आर्क ऑफ द अर्थ कोवेनेंट की खोज इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में गिनी जाती है। न कोई ठोस सबूत, न कोई पुष्टि, सिर्फ कथाएं, संकेत और अनगिनत सवाल। यही अनिश्चितता इसे अब तक का सबसे रहस्यमय अवशेष बनाए हुए है। नंबर 10, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में गिना जाता है। यह कोई साधारण पांडुलिपि नहीं है, बल्कि ऐसा ग्रंथ है जिसे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी कोई इंसान पूरी तरह पढ़ या समझ नहीं पाया। इस किताब के पन्नों पर लिखी भाषा किसी भी झांत लिपि से मेल नहीं खाती और इसकी तस्वीरें उतनी ही अजीब हैं जितना इसका पाठ। यही वजह है कि यह किताब इतिहासकारों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों सभी के लिए एक खुली चुनौती बनी हुई है। माना जाता है कि यह मैन्यूस्क्रिप्ट लगभग 600 साल पुरानी है और इसे मध्य यूरोप में तैयार किया गया था। इसके पन्ने जानवरों की खाल से बने हुए हैं और स्याही भी उस द्वार की तकनीक से मेल खाती है। इससे यह साफ होता है कि यह कोई आधुनिक धोखा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह किताब असली है तो इसे लिखा किसने और किस मकसद से? इस मैन्यूस्क्रिप्ट में अजीबोगरीब पौधों के चित्र बने हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर आज तक किसी भी झांत वनस्पति से मेल नहीं खाते। इसके अलावा इसमें तारों, ग्रहों और ज्योतिष से जुड़े चित्र भी हैं। कुछ पन्नों पर छोटे छोटे नग्न मानव आकृतियां बनी हैं, जो अजीब नलिकाओं और संरचनाओं के बीच दिखाई देती हैं। इन चित्रों का अर्थ क्या है, यह आज भी पूरी तरह अस्पष्ट है। दुनिया के सबसे तेज दिमागों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है। आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टोग्राफी तक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हर बार नतीजा अधूरा ही रहा। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त चिकित्सा ज्ञान का ग्रंथ हो सकता है, तो कुछ इसे किसी रहस्यमय आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ते हैं।
वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक बहुत ही चालाकी से रचा गया धोखा है, जिसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि कोई इसे समझ ही न सके। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी सवालों से भरी हुई है। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि इतिहास में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे पास मौजूद सारी तकनीक और ज्ञान के बावजूद अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। शायद यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमय शक्ति है। नंबर 9, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास में कोई चीज अपनी तय समय रेखा से हजारों साल आगे निकल गई हो। यह उपकरण लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है और इसे एक प्राचीन यूनानी जहाज के मलबे से समुद्र की गहराई में खोजा गया था। शुरुआत में यह बस जंग लगे धातु के टुकड़ों का ढेर लगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। धीरे धीरे एक्सरे और आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों की मदद से इसके भीतर छिपी जटिल संरचना सामने आई। इसमें दर्जनों कांस्य के गियर थे जो आपस में इस तरह जुड़े थे कि किसी आधुनिक घड़ी या मशीन की याद दिलाते थे। जांच से पता चला कि यह उपकरण सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात ग्रहों की गति को ट्रैक कर सकता था। इतना ही नहीं, यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी भी करने में सक्षम था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्तर की यांत्रिक समझ इस उपकरण में दिखाई देती है, वैसी तकनीक दुनिया में फिर से लगभग 1000 साल बाद ही देखने को मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन यूनान में कोई ऐसा ज्ञान मौजूद था जो समय के साथ या तो खो गया या जानबूझकर भुला दिया गया। सवाल यह है कि अगर उस दौर में इतना उन्नत उपकरण बन सकता था, तो फिर ऐसे और उपकरण क्यों नहीं मिले? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म किसी विद्वान या छोटे से वैज्ञानिक समुदाय की रचना हो सकता है, जिसका ज्ञान आम समाज तक नहीं पहुंचा। वहीं कुछ लोग इसे एक बार की अनोखी खोज मानते हैं जो संयोग से बन गई और फिर इतिहास में गुम हो गई। लेकिन यह तर्क भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि इतनी जटिल मशीन बिना किसी परंपरा या विकास के अचानक कैसे बन सकती है? आज भी एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को पहला कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन यह नाम भी इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। यह उपकरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद प्राचीन सभ्यताओं की समझ और क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। यही अनिश्चितता इसे इतिहास का सबसे चौंकाने वाला और अनसुलझा रहस्य बना देती है। नंबर 8, सांशिंगदुई सिविलाइजेशन। चीन के सिचुआन क्षेत्र में स्थित सांशिंगदुई वह खोज है जिसने प्राचीन चीन के इतिहास को ही उलट पलट कर रख दिया। जब इस स्थान पर खुदाई शुरू हुई तो पुरातत्वविदों को उम्मीद थी कि उन्हें किसी सामान्य कांस्य युग की बस्ती के अवशेष मिलेंगे, लेकिन जो सामने आया वह चीन के ज्ञात इतिहास से बिल्कुल अलग था। यहां से मिली वस्तुएं न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थीं, बल्कि उनकी शैली और प्रतीक भी किसी दूसरी ही दुनिया के लगते थे। सबसे चौंकाने वाली चीजें थीं विशाल कांस्य मुखौटे। इन चेहरों की आंखें असामान्य रूप से बड़ी और बाहर की ओर निकली हुई थीं। कान लंबे थे और चेहरे के भाव किसी इंसानी आकृति से मेल नहीं खाते थे। इनके साथ साथ कांस्य की मूर्तियां, सोने के मुखावरण, हाथी दांत की वस्तुएं और जटिल कलाकृतियां भी मिली। इन सब की गुणवत्ता और तकनीक यह दिखाती है कि सांशिंगदुई के लोग अपने समय से कहीं आगे थे। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब यह देखा गया कि ज्यादातर वस्तुएं जानबूझकर तोड़ी और जलाई गई थीं। यह किसी हमले या प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया जैसी दिखाई देता है। सवाल उठता है कि एक उन्नत सभ्यता अपनी ही बनाई चीजों को नष्ट क्यों करेगी? क्या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या फिर किसी बड़े संकट के समय किया गया आखिरी कदम? इतिहासकारों को यह भी हैरानी हुई कि सांशिंगदुई सभ्यता अचानक गायब हो गई। न तो उनके आगे बढ़ने के स्पष्ट प्रमाण मिले, न ही किसी बड़े युद्ध या विनाश के संकेत।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि किसी भयंकर भूकंप या नदी के रास्ते बदलने जैसी प्राकृतिक घटना ने उन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि वे कहां गए और उनका ज्ञान क्यों पूरी तरह लुप्त हो गया। सांशिंगदुई आज भी एक अधूरी कहानी है। यह सभ्यता यह संकेत देती है कि प्राचीन दुनिया में समानांतर रूप से ऐसे उन्नत समाज भी मौजूद थे जिनका जिक्र मुख्य इतिहास में बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलता। यही अनजाना पहलू सांशिंगदुई को इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में शामिल करता है। नंबर 7, नूहाज आर्क। नूहाज आर्क की कहानी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विवादित कथाओं में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना के रूप में देखी जाती है जिसने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को प्रभावित किया होगा, अगर यह सच हुई हो। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पूरी धरती भ्रष्टाचार और अधर्म से भर गई थी, और तभी एक महाविनाशकारी बाढ़ ने पूरी दुनिया को ढक लिया। उस बाढ़ से बचने के लिए नूहा ने एक विशाल जहाज बनाया जिसमें हर जीव की एक जोड़ी को सुरक्षित रखा गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा कोई जहाज वास्तव में अस्तित्व में था? सदियों से लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ तौर पर लिखा गया है कि बाढ़ के बाद यह जहाज अरारात पर्वत के क्षेत्र में आकर रुका। यही वजह है कि तुर्की के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में बार बार खोज अभियान चलाए गए। कई बार वहां ऐसी आकृतियां दिखाई दी जो दूर से जहाज जैसी लगती थीं, लेकिन हर बार वैज्ञानिक जांच के बाद उन्हें प्राकृतिक चट्टानी संरचना घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद खोज कभी रुकी नहीं। हर कुछ वर्षों में कोई ना कोई दावा सामने आता है कि नूहाज आर्क के अवशेष मिल गए हैं। लकड़ी के टुकड़े, अजीब आकार की संरचनाएं और भूमिगत आकृतियां। हर नई खोज कुछ समय के लिए उम्मीद जगाती है, लेकिन ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया। सवाल यह भी है कि अगर इतना विशाल जहाज बना था तो उसकी तकनीक कैसी रही होगी और उस समय के लोग उसे कैसे बना पाए होंगे। एक और रहस्यमय पहलू यह है कि महाप्रलय जैसी कहानी सिर्फ एक ही संस्कृति में नहीं मिलती। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सभ्यताओं में भी एक बड़ी बाढ़ की कथाएं मौजूद हैं। इससे कुछ लोग मानते हैं कि शायद किसी वास्तविक वैश्विक या क्षेत्रीय आपदा की स्मृति इन कथाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। लेकिन यह आपदा कितनी बड़ी थी और क्या वह पूरी धरती तक फैली थी, यह आज भी साफ नहीं है। नूहाज आर्क इसलिए रहस्यमय नहीं है क्योंकि वह नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच कहीं अटका हुआ है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मिलना शायद उतना ही कठिन है जितना उस बाढ़ को अपनी आंखों से देख पाना। नंबर 6, डीप ओशन फुटप्रिंट्स। समुद्र की गहराइयां हमेशा से इंसान के लिए सबसे डरावनी और सबसे कम समझी गई जगहों में रही हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर के बीच सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे अजीबोगरीब निशान मिले तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया। ये निशान किसी सामान्य समुद्री गतिविधि जैसे नहीं थे। ये साफ साफ पद चिन्हों जैसे दिखते थे, मानो किसी विशाल जीव ने समुद्र की तलहटी पर चलकर इन्हें छोड़ा हो। सबसे चौंकाने वाली बात इन पद चिन्हों का आकार था। हर एक निशान लगभग 2.5 मीटर लंबा और गहराई में कई इंच तक ढसा हुआ था। ऐसे निशान कोई छोटी या सामान्य समुद्री प्रजाति नहीं छोड़ सकती। वैज्ञानिकों ने पहले यह सोचा कि शायद ये किसी मानव निर्मित मशीन या गहरे समुद्र में चलने वाले उपकरण की वजह से बने हों, लेकिन जांच के बाद यह संभावना भी खारिज कर दी गई। उस क्षेत्र में न तो किसी खनन परियोजना का रिकॉर्ड था और न ही किसी वैज्ञानिक अभियान का। इसके बाद ध्यान गया समुद्री जीवों की ओर। क्या कोई विशाल व्हेल या अन्य बड़ा समुद्री जानवर ऐसा कर सकता है? लेकिन समस्या यह थी कि अब तक किसी भी व्हेल को इतनी गहराई तक जाकर समुद्र की सतह पर चलने या इस तरह के स्पष्ट निशान छोड़ते हुए कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा ये निशान सिर्फ 1 या 2 नहीं थे। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में ये गड्ढे पाए गए जो कई किलोमीटर तक फैले हुए थे।
यह किसी एक पल की घटना नहीं, बल्कि किसी लंबे समय तक हुई गतिविधि का संकेत देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि शायद ये निशान किसी अज्ञात भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम हो, जैसे गैस के विस्फोट या समुद्री तल की अस्थिरता। लेकिन इन सिद्धांतों में भी कई कमियां थीं, क्योंकि निशानों का पैटर्न बहुत ही नियमित और दोहराव वाला था। वे किसी प्राकृतिक बिखराव की तरह नहीं, बल्कि किसी उद्देश्यपूर्ण गति की तरह दिखाई देते थे। यहीं से कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी अज्ञात विशाल जीव का सबूत हो सकता है, जबकि कुछ इसे किसी ऐसी तकनीक से जोड़ते हैं जो अभी तक सार्वजनिक ज्ञान में नहीं आई है। सच क्या है, यह आज भी साफ नहीं है। डीप ओशन फुटप्रिंट्स हमें यह याद दिलाते हैं कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके सामने हमारा ज्ञान बेहद सीमित है। नंबर 5, पोर्क सनडायल। प्राचीन रोमन सभ्यता अपनी सड़कों, इमारतों और कानूनों के लिए जानी जाती है, लेकिन समय को मापने के उनके तरीकों में भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो आज सुनने में अजीब लगती हैं। इन्हीं में से एक है पोर्क सनडायल, यानी सुअर के आकार की धूप घड़ी। पहली बार इसका जिक्र सामने आने पर यह किसी मजाक या खिलौने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक गंभीर और काम करने वाला समय मापने का उपकरण था। यह वस्तु कांसे से बनी होती थी और इसका आकार किसी हैम या सुअर के मांस के टुकड़े जैसा रखा गया था। इसी वजह से इसे पोर्क सनडायल कहा गया। इसके शरीर पर महीनों और घंटों को दर्शाने वाली बारीक रेखाएं बनी होती थीं। इसमें एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा होता था जिसे ग्नोमन कहा जाता है, और यही हिस्सा सूरज की रोशनी पड़ने पर छाया बनाता था। उस छाया की स्थिति देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सनडायल पोर्टेबल था, यानी इसे जेब या थैली में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। आज के पॉकेट वॉच या कलाई घड़ी की तरह यह प्राचीन रोमन लोगों के लिए चलते फिरते समय जानने का साधन था। लेकिन इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसे एक खास कोण पर पकड़ना पड़ता था और उपयोगकर्ता को यह भी जानना होता था कि साल का कौन सा महीना चल रहा है। यहीं पर रहस्य गहराने लगता है। सवाल उठता है कि आम लोग इतने जटिल उपकरण का उपयोग कैसे करते थे। क्या यह हर व्यक्ति के लिए था, या सिर्फ पढ़े लिखे, शिक्षित वर्ग या सैनिक अधिकारियों के लिए बनाया गया था? इसके अलावा रोमन लोगों को सूरज की गति और खगोलीय गणनाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि वे ऐसा उपकरण बना सके? आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब इसका त्रिआयामी मॉडल बनाकर इसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की, तब पता चला कि यह सच में काम करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उपयोगकर्ता को खगोल और समय की अच्छी समझ हो। यह दिखाता है कि प्राचीन दुनिया में वैज्ञानिक ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी था। पोर्क सनडायल हमें यह एहसास कराता है कि इतिहास में कई ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें हम साधारण समझते हैं, लेकिन असल में वे अपने समय से कहीं आगे थीं। यही वजह है कि यह छोटा सा उपकरण आज भी एक रहस्यमय खोज माना जाता है। नंबर 4, ब्लू मेडन आइलैंड। ब्लू मेडन आइलैंड, जिसे स्वीडन में ब्लोजुंगफ्रून के नाम से जाना जाता है, दूर से देखने पर बाल्टिक सागर के बीच उभरा हुआ एक शांत और सुंदर द्वीप लगता है। इसकी गोलाकार आकृति और नीले ग्रेनाइट की चट्टानें इसे लगभग किसी रहस्यमय गुंबद जैसा रूप देती हैं। लेकिन इस शांत सतह के पीछे छुपा इतिहास ऐसा है जिसने सदियों से लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा की है। यह द्वीप सदियों से लोक कथाओं और अफवाहों से जुड़ा रहा है। स्वीडिश लोक विश्वासों के अनुसार 16वीं और 17वीं सदी में यहाँ जादू टोने और रहस्यमय अनुष्ठान होते थे। कहा जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ किसी खास दिन इकट्ठा होते थे और ऐसे कर्म कांड करते थे जिनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि ब्लू मेडन आइलैंड को लंबे समय तक एक अशुभ और प्रतिबंधित स्थान माना गया।
जब आधुनिक पुरातत्वविदों ने इस द्वीप पर खुदाई शुरू की तो उन्हें कुछ बेहद अजीब संरचनाएं मिली। सबसे रहस्यमय खोजों में से एक था पत्थरों से बना एक जटिल भूल भुलैया जैसा ढांचा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस ढांचे से पत्थर उठाकर ले जाने वाला व्यक्ति जीवन भर दुर्भाग्य झेलता है। वैज्ञानिक इसे एक अनुष्ठानिक संरचना मानते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा यहाँ कई पत्थर के चबूतरे और वेदीनुमा संरचनाएं भी मिली हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका उपयोग किसी तरह के धार्मिक या रहस्यमय अनुष्ठानों में किया जाता था। एक गुफा भी खोजी गई जिसे इंसानी हाथों से बदला गया था, मानो उसे किसी मंच या सभा स्थल की तरह इस्तेमाल किया जाता हो। यह सब संकेत देते हैं कि यह द्वीप केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि किसी विशेष गतिविधि का केंद्र था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ किस तरह के अनुष्ठान होते थे और उनका उद्देश्य क्या था। क्या यह किसी प्राचीन आस्था से जुड़ा स्थान था या फिर बाद की सदियों में इसे जादू टोने से जोड़ दिया गया। आज यह द्वीप एक संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन इसके चारों ओर फैला रहस्य अब भी बरकरार है। ब्लू मेडन आइलैंड हमें यह याद दिलाता है कि कुछ स्थान सिर्फ भौगोलिक नहीं होते, वे इंसानी विश्वासों और डर से भी आकार लेते हैं, और यही उन्हें सचमुच रहस्यमय बना देता है। नंबर 3, पद्मनाभस्वामी वॉल्ट बी। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर लंबे समय तक आस्था का केंद्र रहा, लेकिन 21वीं सदी में यह जगह अचानक रहस्य और रोमांच का केंद्र बन गई। जब मंदिर के नीचे बने तहखानों की जांच शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खोज इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में बदल जाएगी। एक एक करके खुले तहखानों से सोना, हीरे, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन वस्तुएं सामने आने लगी, जिनकी कीमत का अनुमान लगाना भी मुश्किल था। इन सभी तहखानों के बीच एक ऐसा कक्ष था जिसने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए, वॉल्ट बी। जहां बाकी तहखाने भारी सुरक्षा के बाद खोले गए, वहीं यह एक ऐसा दरवाजा था जो किसी भी तरीके से नहीं खुला। यह लोहे का साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि इसके साथ जुड़ी मान्यताएं और चेतावनियां इसे और रहस्यमय बना देती हैं। मंदिर से जुड़ी परंपराओं के अनुसार यह द्वार विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों से सील किया गया है, और इसे खोलना विनाश को बुलाने जैसा माना जाता है। कहा जाता है कि वॉल्ट बी को नागबंधन से सुरक्षित किया गया है, यानी ऐसे मंत्र जिनका संबंध सर्प शक्ति से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यताओं में यह विश्वास गहरा है कि अगर यह दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी या बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि कई साधु और विद्वान इसके खुलने के सख्त विरोध में रहे हैं। वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सवाल और भी जटिल हो जाता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे सदियों तक जानबूझकर छुपाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि इसके भीतर खजाने से कहीं ज्यादा कुछ है, शायद ऐसा ज्ञान या वस्तु जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक किसी के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वॉल्ट भी आज भी बंद है, न इसे खोला गया, न इसके भीतर झांकने का कोई तरीका निकाला गया। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जहां बाकी रहस्य समय के साथ खुलते जाते हैं, वहीं यह दरवाजा अब भी चुप है। पद्मनाभस्वामी वॉल्ट भी हमें यह एहसास दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जान सकता है, लेकिन शायद खोलना उसके लिए ठीक नहीं होता। नंबर 2, ममीफाइड बुद्धा स्टैच्यू। सदियों तक एक शांत और साधारण सी बुद्ध प्रतिमा मानी जाने वाली यह मूर्ति तब इतिहास की सबसे विचलित कर देने वाली खोजों में बदल गई, जब इसके भीतर छुपा सच सामने आया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य ध्यान मग्न बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा लगती थी, जैसी एशिया के कई मंदिरों में देखी जाती हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक परीक्षण किए गए तो पता चला कि इस मूर्ति के भीतर पत्थर या लकड़ी नहीं, बल्कि एक इंसानी शरीर मौजूद है। जांच में सामने आया कि यह शरीर किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक बौद्ध भिक्षु का है,
जो लगभग 1000 साल पहले जीवित था। हड्डियां पूरी तरह सुरक्षित थीं और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शरीर के भीतर आंतरिक अंगों की जगह कागज के टुकड़े पाए गए, जिन पर प्राचीन चीनी लिपि में मंत्र और धार्मिक पाठ लिखे हुए थे। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम था। माना जाता है कि यह भिक्षु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक विशेष साधना से गुजरा था, जिसे आत्मममीकरण से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में भिक्षु धीरे धीरे भोजन त्याग देता था, शरीर की चर्बी खत्म करता था और ऐसे पदार्थों का सेवन करता था जो शरीर को सड़ने से रोकते थे। यह साधना इतनी कठोर होती थी कि अधिकांश लोग इसे पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन जो इसे पूरा कर लेते थे उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा हुआ माना जाता था। सबसे डरावना सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया स्वेच्छा से की गई थी या फिर धार्मिक दबाव का नतीजा थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह आत्म बलिदान का चरम रूप था, जबकि कुछ इसे धीमी और पीड़ादायक मृत्यु मानते हैं। फिर भी उस समय के समाज में इसे पवित्र और सम्मानजनक माना जाता था। आज जब आधुनिक तकनीक ने इस प्रतिमा का रहस्य खोला है, तो यह सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं रह जाती। यह मानवास्था, शरीर और मृत्यु के रिश्ते पर सवाल खड़े करती है। क्या कोई इंसान सच में इतना आगे जा सकता है कि अपनी मृत्यु को भी एक साधना में बदल दे? ममीफाइड बुद्धा स्टैच्यू इसी सवाल के साथ खड़ी है, शांत, स्थिर और भीतर से बेहद भयावह। नंबर 1, नाज़का लाइंस। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली नाज़का लाइंस ऐसी खोज हैं जिन्हें देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इंसान ने यह सब आखिर क्यों और कैसे बनाया। जमीन पर खड़े होकर देखने पर ये सिर्फ लंबी रेखाएं और आकृतियां लगती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें आसमान से देखा जाता है, पूरा दृश्य बदल जाता है। जानवरों के विशाल चित्र, सीधी रेखाएं, त्रिकोण, सर्पिल और ज्यामितीय आकार, सब कुछ इतना सटीक है कि यह किसी आधुनिक ड्राइंग से कम नहीं लगता। इन आकृतियों का आकार इतना विशाल है कि कुछ रेखाएं कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कुछ चित्र 100 मीटर से भी बड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें जमीन से पहचानना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें बनाने वालों ने इन्हें देखने के लिए जमीन पर खड़े इंसानों को नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई या आसमान को ध्यान में रखा होगा। लेकिन सवाल यही है कि हजारों साल पहले बिना उड़ान तकनीक के ऐसा विचार कैसे आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रेखाएं लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाई गई थीं। इन्हें बनाने के लिए ऊपर की गहरी मिट्टी हटाकर नीचे की हल्की सतह को उजागर किया गया। तकनीक सरल लगती है, लेकिन इतनी सीधी और परिपूर्ण रेखाएं बनाना, वह भी रेगिस्तान में, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, आज भी आसान नहीं है। इन लाइंस के उद्देश्य को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये देवताओं के लिए बनाए गए संकेत थे जिन्हें आसमान से देखा जाना था। कुछ इसे खगोलीय नक्शा मानते हैं जो तारों और नक्षत्रों से जुड़ा हुआ था। वहीं कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों और जल से जुड़े अनुष्ठानों का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी, जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक की मदद से नई आकृतियां भी खोजी गई हैं, जिससे यह साफ होता है कि नाज़का लाइंस की कहानी अभी अधूरी है। कितनी आकृतियां अब भी रेत के नीचे छुपी हैं, यह कोई नहीं जानता। नाज़का लाइंस इसलिए रहस्यमय नहीं है क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि जो हम जानते हैं वह भी पूरे सच को समझाने के लिए काफी नहीं है। ये रेखाएं आज भी रेगिस्तान में खामोशी से फैली हुई हैं, मानो किसी ऐसे संदेश का इंतजार कर रही हों जिसे इंसान अभी तक पढ़ नहीं पाया। आज के वीडियो में इतना ही। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की कई परतें आज भी अनसुलझी हैं। अगर मौका मिले तो आप इनमें से किस रहस्य का सच जानना चाहेंगे?